जी। जी, करुणा जी बहुत-बहुत धन्यवाद और हम लोग तो काफ़ी समय से बातचीत कर ही रहे हैं और सारा विषय आप तो समझ ही चुकी हैं, इतना मैं जानता हूँ। हाँ, और आपके भीतर जो सनातन के प्रति निष्ठा है, उसको भी मैं अच्छे से जानता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। हम सब गाँव की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। हमें जितने भी हैं, सभी कहीं न कहीं गाँव की पृष्ठभूमि से ही जुड़े हुए हैं। सलभ जी, यशराज पुरोहित जी, अक्षय जी, हम सभी गाँव की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो सबसे पहले हमको हाँ, हाँ। सबसे पहले मैं अ, मेरी जो अपनी स्वयं की संस्था है ग्राम उदय फाउंडेशन, तो नाम से ही आप लोगों को लग रहा है ग्राम उदय, ग्रामोदय। तो सबसे पहले तो गाँव को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सारी बातें करते हैं ना, परंपरा से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, परंपरा का आधार गाँव है। आप जिस भी सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो तभी बचेगा जब गाँव बचेगा। शहरी स्ट्रक्चर में उस परंपरा के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आप लोग लिख के रख लीजिए। और ये मतलब जो भी अ, एंटी परंपरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसका बेस शहर है। यहाँ पे शहर का मतलब ये नहीं है शहर में रहने वाले लोग। शहर एक कल्चर है और गांव एक कल्चर है। शहर एक संस्कृति है, गांव एक संस्कृति है। तो मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहर में रहने वाले लोग, शहरी संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति। तो जो भी आपकी सनातन संस्कृति बचेगी, वो अगर बचेगी तो केवल और केवल गांव की वजह से बचेगी। आप जिन भी शास्त्रों की बात करते हैं, उन शास्त्रों का स्वरूप जो है, वो आपको गांव में ही दिखता होगा। ऐसा नहीं है कि अगर बचा हुआ स्वरूप दिखता होगा तो गांव में ही दिखता होगा, शहर में नहीं दिखता होगा। शहर में जो दिखता है वो अंतोगत्वा गांव ही है। ऐसा नहीं है कि शहर में नहीं दिखता, लेकिन जो शहर में दिखता है वो शहर के भीतर बसा हुआ गांव है, जो हमको बार बार प्रतिबिंबित होता है और जो वहां पे हमको दिखता है। तो गांव का अर्थ यहाँ पे ये है कि वो संस्कृति, जो जहां भी वो संस्कृति बची हुई है, उसी को हम गांव कह रहे हैं। गांव का अर्थ किसी स्ट्रक्चर से नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। गांव का अर्थ उस संस्कृति से है जो वेदादि शास्त्र जिसमें सुरक्षित और संरक्षित है। अब समझिए गांव है क्या। सबसे बड़ी बात, गांव को आज तक कोई परिभाषित ही नहीं कर पाया। अगर आप किसी से भी कहेंगे कि गांव को डिफाइन कीजिए, बड़े ही छोटे शब्दों में गांव को डिफाइन कीजिए, तो गांव को मुझे नहीं लग रहा है कि गांव को कोई डिफाइन कर पाया है। मैं बड़े ही सरल शब्दों में गांव को डिफाइन कर रहा हूं। और ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, ये हमारी परंपरा, ये हमारे शास्त्र और वेदादि शास्त्र इसको डिफाइन करते हैं गांव को। गांव का गांव का सीधा अर्थ है एक स्वतंत्र इकाई जो किसी भी बाहरी तंत्र पर निर्भर ना हो। यहां गांव परिभाषित हो जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं। गांव एक ऐसी स्वतंत्र इकाई है जो किसी भी बाहरी तंत्र पे निर्भर ना हो, जहां पे प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदु सुरक्षित और संरक्षित रहें, उसी को हम गांव कहते हैं। गांव का व्यक्ति बाजार पे निर्भर नहीं होता है। बाजार मुक्त इकाई का नाम ही गांव है। अगर आप गांव में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो मैं बार बार कहूंगा गांव वो संस्कृति है, अर्थात उस संस्कृति में रह रहे हैं, तो आपको कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट डिपेंडेंट सोसाइटी का नाम ही, मार्केट से इंडिपेंडेंट, सॉरी, मार्केट मुक्त सोसाइटी का नाम ही गांव है। अगर आधुनिक टर्म में इसको डिफाइन किया जाए गांव को, तो जो बाजार से मुक्त हो, जो मार्केट फ्री सोसाइटी है, उसी का नाम गांव है। और फिर शहरी संस्कृति को डिफाइन किया जाए तो मार्केट डिपेंडेंट सोसाइटी, जो बाजार पर निर्भर हो, जो अपनी एक एक जरूरत के लिए बाजार पर निर्भर हो। भोजन वस्त्र आवास से लेकर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गांव में आपको परचेज करने की जरूरत है। मैं मूलभूत सुविधाएं हमारी यही होती हैं, भोजन वस्त्र और आवास। तो सबसे पहले भोजन पे आ जाता हूं। भोजन आपको कहां से, तो भूमि से उत्पादन करना पड़ेगा, जिसका मूल कृषि है। तो भोजन भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। वस्त्र, वस्त्र के मूल में भी कृषि ही है। ये तो अभी हो गया है जो दिख रहा है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वस्त्र के मूल में भी कृषि है। ऐसा तो है नहीं कि वस्त्र जो है किसी लेबोरेटरी में तैयार होता था। तो भोजन वस्त्र आवास, जहां तक आवास की बात है, तो आवास भी हमारे कच्चे मकान बन जाते थे, मिट्टी के, खरपतवार के, बांस के, और ये भी हमको प्रकृति द्वारा सुलभ हो जाता था। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अब सबसे बड़ी बात है, आपको जब ये तीनों चीजें गांव में मिल रही हैं, तो आपको चौथी चीज चाहिए क्या, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं।
और जिसको विकास का नाम दिया गया है, आप जिसे विकास कहते हैं, अर्थात जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं का विस्तार मात्र है। भोजन का विस्तार मात्र ही डेवलपमेंट है। गांव में रोटी मिल रही है, शहर में आपको पिज्जा मिल जाएगा। पिज्जा और रोटी क्या है? भोजन ही तो है ना। दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक वैसे ही अब आ जाइए वस्त्र। वहां पे आपको सूती के कपड़े मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आ गए हैं, जो मल्टी ब्रांड्स हैं, उसके कपड़े। तो वस्त्र का डेवलप वही तो है ना, और क्या है? आवास, वहां पे आपको कच्ची मिट्टी का घर मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो है सीमेंट मिल जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर गांव में भी आपको सीमेंट का घर दिख रहा है तो वो शहर ही है। शहर अर्थात संस्कृति। गांव, मैं फिर से, गांव का अर्थ विशुद्ध रूप से समझ जाइए, मार्केट फ्री सोसाइटी। आपको कुछ भी परचेज ना करना पड़े, वही गांव है। इसे आप मेरी परिभाषा समझ सकते हैं, परंपरागत परिभाषा समझ सकते हैं, शास्त्रों की परिभाषा समझ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन गांव की यही है। इसमें अगर विरोधाभास होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो ग्राम उदय का लक्ष्य यही है, जो मैं बार बार ये स्पष्ट कर चुका हूं, कि गांव जो डिफाइंड है वैसा गांव को बना देना। वैसा अगर हम गांव को बना पाते हैं, यही हमारा लक्ष्य है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब जो एक मूल विषय था जल वाला, उसको ही मैं थोड़ा सा बहुत ही सरल शब्दों में बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले यह समझ जाइए कि प्रकृति के जो मूल तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, आकाश, अग्नि, वायु, यह सब हमको प्रकृति द्वारा गांव में सहज रूप से सुलभ थे। हमने कभी विचार भी नहीं किया था कि हमको मार्केट से जल को परचेज करना पड़ेगा। ऐसा संभवतः किसी ने विचार नहीं किया होगा। हमको वायु परचेज करना पड़ेगा, ऐसा किसी ने विचार नहीं किया था। हमको अग्नि परचेज करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा हमने कभी विचार नहीं किया था। हमको पृथ्वी परचेज करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ, आपको वो दिख जाएगा, जो पंच तत्व हैं वो दूसरे तरीके से डिफाइन हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हम परचेज कर रहे हैं। जल का एक बड़ा कारोबार है। तो जल को लेके जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान से समझिए। एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि जल की कमी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जल की कमी है। अगर जल की कमी होती तो भारत का 1/3 क्षेत्र जलमग्न कैसे हो जाता बाढ़ के दौरान? तो जल की कमी नहीं है। जब बाढ़ आती है, बाढ़ का अर्थात यहां पे किसी आपदा से नहीं है। आप लोग ये समझ जाइए, बाढ़ का मतलब आपदा नहीं है, डिजास्टर नहीं है। बाढ़ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम डिजास्टर कहते हैं। जो भी नदी होगी, छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, उसमें बाढ़ आएगी ही आएगी। वर्षा का अतिरिक्त जल अर्थात बाढ़। बाढ़ कोई डिजास्टर नहीं है, डिजास्टर हमने उसे बना दिया है। बाढ़ में पानी है, पानी डिजास्टर कैसे हो सकता है? बाढ़ में गाद है, गाद तो खाद होती है, तो खाद डिजास्टर कैसे हो गया? बाढ़ में एक गति है, गति को मोबिलाइज करके, गति का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो बाढ़ कहीं से भी आपदा नहीं है। ये केवल आपदा इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि सरकारें इसके नाम पे लूट सकें, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। जैसे ही बाढ़ आपदा बनी तो आपदा के नाम पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और इसके नाम पे जितना भी धन आएगा वो सब ये लोग डकार जाएंगे। सारी कहानी ये है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ में अतिरिक्त जल होता है, और वो सारा जल अंतोगत्वा समुद्र में चला जाता है, जिसकी गति जो है वो 400 करोड़ लीटर प्रति सेकंड है। मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं, 400 करोड़ लीटर प्रति सेकंड, कैलकुलेटेड बाई श्याम सुंदर राठी। एक जल वैज्ञानिक है, बहुत ही बड़े जल वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा कैलकुलेटेड है ये 400 करोड़ लीटर पर सेकंड। ये सारा पानी कहां चला जा रहा है? समुद्र में चला जा रहा है। तो ये आपके हिस्से का पानी है, आपने इसको बहा के समुद्र में फेंक दिया। और फिर ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, आपने क्या किया? तो आपको एडवांस में सैलरी मिल गई, आपने उसको 2 दिन में खर्च कर दिया, बचे हुए 28 दिन आप दूसरे की सैलरी पे डाका डाल रहे हैं। होता है, ये स्वाभाविक कॉन्सेप्ट है, ये होगा ही होगा। तो यहां यही हो रहा है कि हमने अपने हिस्से का समुद्र में फेंक दिया, और उसके बाद जो भूजल है, जो कि वृक्षों का अधिकार है, उस पर हम डाका डालते हैं, उसका हम बलात् तरीके से दोहन करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ जाइए, जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, वो पूरी तरीके से वो वृक्षों का है। एक बूंद भी अगर जमीन के नीचे गया तो वृक्षों का हो गया, क्योंकि वृक्षों को जड़ें प्राप्त हैं। परंपरा को समझिए, वृक्षों को जड़ें मिली हुई हैं,
जल को खींचने के लिए और जल को ग्रहण करने के लिए। मनुष्यों को तो कोई जड़ नहीं मिली है ना, मनुष्य तो भूजल को बलात् तरीके से निकाल रहा है। तो हम वृक्षों के अधिकार को छीन रहे हैं, हम अर्थात सरकारें। मैं यहां पे समाज को दोषी अधिक नहीं मानता हूं, हम अर्थात सरकारें, क्योंकि हमको सीधी सी बात है, मोटर का इन्वेंशन और मोटर की लाइसेंसिंग जो है वो गवर्नमेंट ने की है, उस पर समाज का कोई वो नहीं है। हाँ, समाज ये है कि जो मीठी मीठी जलेबी है वो समाज को खिला दी जाती है और उसको बहुत ज्यादा पता चलता नहीं, अबोध है समाज, यहाँ पे मैं इतना ही कह सकता हूं। तो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है, अभी जो हमारे पास जल है, आपको ये समझना पड़ेगा उसमें से 92% ग्राउंड वाटर है, 92% ग्राउंड वाटर है और इसका बलात् तरीके से दोहन चल रहा है। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि भूजल के दोहन से होगा क्या। आप सबने घास देखी होगी, सभी गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, सबने घास देखी होगी। घास की जो जड़ें हैं वो 2 से 2.5 इंच तक जाती हैं, घास की जड़ें 2 से 2.5 इंच तक जाती हैं। अब एक बात बताइए कि अगर जल स्तर 40 फीट नीचे चला गया तो बेचारा घास जो है अपना पानी कैसे लेगा। एक बार उस घास के स्थान पे अपने आप को भावनात्मक रूप से विचार करके देखिए। कल्पना कर लीजिए कि हम घास हैं और हमारे पास जड़ें हैं, हम उस जड़ों के माध्यम से ही पानी ले सकते हैं, और वो बेचारा पानी कैसे लेगा, उस स्थिति में मर जाएगा। तो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन जो है ये पृथ्वी को मरुभूमि बनाने का एक प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले इसी विषय को ग्रामोदय बार बार समझा रहा है। जो जल पे हमने जो अभियान चलाया वो हमने यही समझाया कि ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन है वो पृथ्वी को मरुभूमि बनाने का एक प्रोजेक्ट मात्र है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके पीछे सेंट्रल वाटर कमीशन इन्वॉल्व है, सरकारें इन्वॉल्व हैं, सभी इन्वॉल्व हैं इसमें। आप सेंट्रल वाटर कमीशन इज फॉर व्हाट? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं, केंद्रीय जल आयोग, फलाना आयोग, ढिमकाना आयोग, ये बनी किस लिए हैं? तो मैं यहां पे पूर्णतः संविधान का भी विरोध नहीं करूंगा। मैं यहां पे ये कहूंगा कि जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो एक सेवा का प्रकल्प मात्र होती हैं, वो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं बनती हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल वाटर कमीशन का जो ईयरली रेवेन्यू है वो 27 से 28 हजार करोड़ है। ये सेंट्रल वाटर कमीशन की स्थिति है, बाकी संवैधानिक संस्थाओं की भी यही स्थिति होगी। सेंट्रल वाटर कमीशन एक वैसी स्वायत्त संस्था है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे कि बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं यहां पे पूर्णतः, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पूर्णतः संविधान का विरोध नहीं करूंगा। संवैधानिक संस्थाएं सेवा का प्रकल्प हैं, ऐसा संविधान कहता है। लेकिन ये तो क्या हो गया, यहां तो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, सीडब्ल्यूसी रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, हेल्थ कमीशन रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, फलाना कमीशन रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, और रिवेन्यू कहां से, तो हमारी ही पॉकेट से। और बस रिवेन्यू जनरेट करने तक का ही खेला होता तो चलो हम मान लेते। यहां तो बालू के एक्सट्रैक्शन के लिए आपके पास बालू खनन विभाग बन जाता है। आप लोग विचार कर पा रहे हैं क्या कि हमारी संस्थाएं और हमारी मतलब जो व्यवस्थाएं कितनी अधिक भ्रष्ट हैं कि बालू खनन के लिए विभाग, खनन के लिए विभाग, खनन विभाग। जबकि ये हमको समझना चाहिए कि खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी आप सब मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, सभी जानते होंगे। छतरपुर में एक जगह है बक्सवाहा। बक्सवाहा एक बहुत बड़ा वनीय क्षेत्र है। वहां पे सरकारों ने कहा कि हम 2.25 लाख वृक्षों को काटेंगे। 2.25 लाख वृक्ष, 2.25 लाख बड़े बड़े वृक्ष सामान्य। अभी उसमें घास की गिनती नहीं है, घास की गिनती अगर करने लग जाएं तो ये आंकड़ा 30 से 35 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संभवतः आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि 30 से 35 करोड़ वनस्पतियों का डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, 30 से 35 करोड़ वनस्पतियों का डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और किस नाम पे, तो नाम दिया गया कि डायमंड एक्सट्रैक्शन। बक्सवाहा के जंगलों में हीरा है। ये स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा है, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। तो देखिए ये चल क्या रहा है कि हीरा जो है वो वृक्षों से अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार इस विषय को समाज के मध्य स्थापित करना चाहती है। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अब बताइए, हीरा को कोई खा सकता है क्या? ये वही अंग्रेजों की कूटनीति थी
जो कि संसाधनों का मूल्य तय कर देते थे। हम तो बार बार कहते हैं आयरन, गोल्ड, फलाना ढिमकाना, ये जो है इनका कोई मूल्य नहीं है, और ये पृथ्वी के भीतर ही रहे। पृथ्वी की ऐसी प्राकृतिक संरचना है, अगर उनको पृथ्वी से निकाला जाएगा तो पृथ्वी की संरचना जो है, जो प्राकृतिक संरचना है, उसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा और एक आपदा का संकेत बनेगा। फिर आप उस आपदा के नाम पे लूटेंगे। मतलब समझिए ये पूरा लूट का अड्डा कैसे चल रहा है। पहले हम प्रकृति का दोहन करेंगे, फिर हम कहेंगे कि आपदाएं आ गई, फिर आपदाएं के नाम पे लूटेंगे। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाता है, यूरिया, फर्टिलाइजर, डीएपी को खेतों में इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर लोगों को बीमार बनाया जाता है, फिर लोगों को बीमार बना के हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, फिर हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है उसमें अपना पूरा तार जो है बिछा देती है। बीमार करो, बीमार करके हॉस्पिटल बुलाओ, हॉस्पिटल बुला के पैसे वसूल, ये सारा विषय चल रहा है। हमने सोचा कि बहुत सारे विषयों पे हम काम नहीं करेंगे, पहले एक जल के विषय पे हम काम करें और हम लोगों को ये बता सकें कि भूजल का बलात् तरीके से दोहन बंद हो और नदियों के अतिरिक्त जल को संरक्षित किया जा सकता है, साइंटिफिक मैनर में भी संरक्षित किया जा सकता है। इसमें प्रकृति को कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। नदियों के अतिरिक्त जल को आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास मोटर है, पंप है, आपको कुछ टंकियां बनानी है, उसका कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन होगा, जैसा राठी जी ने कहा है 200 बाई 200 इंटू 50 का डायमेंशन होगा, 200 मीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी, 50 मीटर ऊंची, और उन टंकियों में पानी को स्टोर कर लेना है। अरे जब आप डैम बना सकते हैं, एक डैम के नाम पे आप 15 से 20 करोड़ पेड़ों को काट सकते हैं, और भारत में अभी 6000 डैम है, तो आप समझिए कितने वृक्ष काटे गए होंगे। तो डैम बना के तो आपने ग्लोबल वार्मिंग को इन्वाइट किया। तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि नदियों के अतिरिक्त जल को जो समुद्र में चला जा रहा है उसको संरक्षित किया जाए। इस पे कुछ लोगों ने हमसे काउंटर क्वेश्चन ये भी किया कि समुद्र में जाने वाले जल को आप रोक रहे हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो हमने कहा कि जो आपने ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया था वो जल अंतोगत्वा गया कहां था। आप ये समझ लीजिए, आप जिस भी जल का प्रयोग कर रहे हैं वो अंतोगत्वा समुद्र में ही जाना है। तो समुद्र का लेवल तो आपने वैसे ही बढ़ा दिया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करके। आप दोबारा अगर हल्का सा रोक लेते हैं, और आप पूरे जल को रोक भी नहीं पाएंगे, आपको उतना ही रोकना है जितने से बाढ़ आती है। अगर 100 लीटर पानी समुद्र में जा रहा है और 2 लीटर की वजह से बाढ़ आ रही है, तो आपको 2 लीटर पे फोकस होना है, आपको ना कि वो 100 लीटर पे फोकस होना है। उसको रोकने की एक साइंटिफिक टेक्निक बने, जो कि एक वैज्ञानिक दे रहा है, उस पर काम किया जाए। इतना ही अभी हम कह रहे हैं। बाकी तो हमारे बहुत सारे बड़े विषय, हम तो सीधा कहते हैं कि प्रकृति के प्रशस्त मान बिंदु सुरक्षित रहें। एक रोड तक नहीं बनना चाहिए, अगर उस रोड की वजह से घास कटेगा तो। हमको नहीं चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि प्रकाश अगर दुर्लभ हो जाए तो हम अंधकार का महिमा मंडन शुरू नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप हमसे ये तर्क नहीं दे सकते कि आप भी तो फोन का प्रयोग करते हैं। अरे ये हमारी मजबूरी हो सकती है। हमारे वेदादि शास्त्रों का प्रयोग करके जब ये सारी वेद विरोधी संरचनाएं खड़ी हो सकती हैं, तो हम भी इन संरचनाओं का प्रयोग करके अपने मूल को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहां तो कुतर्क गढ़ दिए जाते हैं कि अरे आप इलेक्ट्रिसिटी का विरोध भी कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग भी कर रहे हैं। हम तो बस वो एक सस्टेनेबल मार्ग दिखा रहे हैं कि वहां तक पहुंचना कैसे है। लेकिन यहां तो स्थितियां ये हैं कि कोर नक्सलाइट्स को बचाने के लिए जो लोग प्रकृति के ऊपर काम कर रहे हैं उनको नक्सलाइट बोल दिया जाएगा। ये स्थिति चल रही है। सरकारें किस प्रकार से एक्चुअल नक्सलाइट्स को बचा लेती हैं, ये आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। ये उनको भी नक्सलाइट कह देंगे जो प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदु को सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं और उस विचार को प्रोपोगेट कर रहे हैं। एक्चुअल नक्सलाइट क्या है, आज मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं कि नक्सलाइट है क्या। नक्सलाइट्स को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। जैसे मैंने गांव को डिफाइन किया, आज मैं नक्सलाइट्स को भी डिफाइन कर रहा हूं। नक्सलाइट का मतलब वो है जिसके पास केवल प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन नहीं है। ये नक्सलाइट की सिंपल डेफिनेशन है। वो केवल आपको प्रॉब्लम दिखाएगा। लेकिन जिनके पास सॉल्यूशन है उनको नक्सलाइट अगर सरकारें कह रही हैं, तो ये उनको डिफेंड कर रही हैं जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है। आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो अभी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर अब एक डिस्कशन की ओर हम चलते हैं। चलिए। यशराज पुरोहित जी,
कुछ पूछना है तो। तो तो हमें करना क्या है? अभी अभी हम लोग इस मीटिंग में 4 लोग हैं। ये 4 40 कैसे बने, वो 40 400 कैसे बने, वो 400 4000 कैसे बने, और 4000 4 लाख कैसे बने, हमको इस पे वर्क करना है। अगर हम इस विचार को समझ गए हैं तो हम 2 लोगों के बीच में लेके जाएं। सबसे पहले ये समझ जाइए कि काले में काला मिलाने से सफेद नहीं बनता है। ये सामान्य सिद्धांत है। जिनको जिनको विज्ञान की सामान्य समझ होगी, वो वो ये जानते होंगे कि काले में काला मिलाने से सफेद नहीं बनता है। आप 10 फीट के गड्ढे को 12 फीट का गड्ढा नहीं बना सकते। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि 10 फीट का गड्ढा 8 फीट का गड्ढा कैसे बने। अरे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करेंगे तभी तो 10 फीट का गड्ढा 8 फीट का गड्ढा बनेगा ना। या हम उसी में लोटे लगाएंगे और उसी में हम लोग एकदम पूरा स्नान करेंगे, तो फिर वो तो आप 10 को 12 बना रहे हैं। तो सबसे पहले काले में सफेद मिलाने का हम लोग काम करें। हम जो 4-5 लोग हैं, हम एक ऐसा आग्रह करें, कठोरता के साथ आग्रह करें। यह है कि हमारे साथ कम लोग जुड़ेंगे, हमको हमको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हम लोग उस परंपरा से आते हैं जो कि भीड़ फोकस नहीं है, भीड़ केंद्रित परंपरा नहीं है हमारी। हम गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं। 10 ही लोग हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ठोस विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े। अरे कोई नहीं, 10 नहीं, एक ही रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा, यश राज अकेले रहेगा, सुलभ अकेले रहेगा, अक्षय अकेले रहेगा, लेकिन कम से कम डिप्लोमेटिक तो मत बनिए। यहाँ तो ये है कि स्वयं की कूटनीति को स्थापित किया जाता है और उसको उसको राजनेता के रूप में ख्यापित किया जाता है। कौन कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ है, कौन कितना झूठ बोल सकता है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि अपनी बात को स्पष्टता के साथ लोगों के बीच में रखिए। अरे मैं कह रहा हूं ना कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का विरोध कर रहा हूं तो मैं उसे एक मॉड्यूल दे रहा हूं या नहीं? अगर मैं फोन का, मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का सबका विरोध कर रहा हूं तो उसका मैं एक अल्टरनेट तो दे रहा हूं ना। मैं किसी नक्सलाइट्स की तरह थोड़ी बोल रहा हूं कि हाँ ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, और हमारे पास कुछ है ये नहीं है। हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि आप विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाओं का चिंतन कर लो, जितने इकोनॉमिस्ट हैं सबका चिंतन कर लो, कोई मार्केट फ्री सोसाइटी हमको दिखा दे। हमारे यहाँ तो थी। एक स्थिर अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसको तो हमने परिभाषित किया। स्थिर अर्थव्यवस्था को तो हम परिभाषित कर रहे हैं। 2 सिद्धांत हैं, मैक्सिमम परचेजिंग कैपेसिटी या मिनिमम परचेजिंग कैपेसिटी। आपको किस पे काम करना है? परचेजिंग, विश्व की जितने चिंतक हैं, आर्थिक चिंतक हैं, वो सब जो हैं परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमको लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि वो आपको मार्केट के अधीन कर सके। हम कह रहे हैं कि परचेजिंग कैपेसिटी को मिनिमाइज करना, हमको कुछ खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों में कितना बड़ा विरोधाभास है। देखिए किस प्रकार से समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। और ये सबको अच्छा लगता है कि हाँ परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो अच्छा रहेगा। जीडीपी को विकास का मापदंड बना दिया गया और जीडीपी के एक एक बिंदु प्रकृति के प्रशस्तमान बिंदुओं के विरुद्ध है। वृक्ष कटेगा, फैक्ट्री लगेगी, जीडीपी बढ़ेगा। आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, रोड बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगा। सबसे पहले तो हमको ये जो जीडीपी का फेक कॉन्सेप्ट है, इसके विरुद्ध एक नैरेटिव स्थापित करने की आवश्यकता है कि हमको इस जीडीपी की आवश्यकता नहीं है। भाई तुम अपना जीडीपी अपने पास रखो, हमारे पास सफिशिएंट मॉडल है। मैं पुनः कह रहा हूं कि एक गांव, चलिए आप लोग पूरे भारत के ऊपर काम मत कीजिए, एक गांव स्वयं को चलाने में सक्षम हो, हम इस पे विचार कर सकते हैं क्या? समय लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, लेकिन क्या एक गांव स्वयं को चलाने में सक्षम नहीं है? यह तो सामान्य सा सिद्धांत है। तो समझ में आता है हाँ सक्षम है। था वैसा बनाना है, काले में सफेद मिलाना है या काले में काला मिलाना है, ये आपको तय तय करना है। वो
व्यवस्था फिर से कैसे स्थापित हो। अर्थ केंद्रित समाज हमको नहीं बनाना है, हमको वो समाज बनाना है जो न्यूनतम में संतुष्ट हो। और जब आप न्यूनतम में संतुष्ट रहेंगे तो प्रकृति अपने आप ही उस मूल व्यवस्था की ओर लौटने लग जाएगी। समस्या कहां आ रही है? क्योंकि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, और ये असंतोष की भावना एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारें हमारे मनमानस में फिट कर रही हैं। हम प्रारंभ से ही असंतोषी नहीं थे, सरकारों ने हमारे अंदर भीतर असंतोष की भावना डाली है। सरकारों ने हमको दिखाया है, भूखा दिखाया, नंगा दिखाया है। मिट्टी के घर में रहने वाले को गरीब बोल दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। वही हमारी दादी जो थी वो रोटी में सब्जी लपेट के और खिला देती थी, उसको हम लोग नोना बोलते थे, और वही यहाँ पे आके जो है वेज रोल बन जाएगा और उसको गरीब बोल दिया जाएगा। जो नोना खाएगा वो गरीब है, और जो वेज रोल खा रहा है उसको अमीरी का मापदंड बना के स्थापित करके और फिर से यहाँ पे लीपापोती शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे स्थापित किया जाए? धीरे 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 एक एक चीजों को परिभाषित किया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है। गरीब को परिभाषित किया जा रहा है, अमीर को परिभाषित किया जा रहा है। अभी आप लोग तो, मैं आपकी बात नहीं कहूंगा, लेकिन समाज का जो एक मुख्य जनमानस है वो अमीरी और गरीबी को बीपीएल और एपीएल के आधार पे ही समझता है। ये जो सारी परिभाषाएं हैं इनको हमको समझने की जरूरत है। मैं जो कहना चाह रहा हूं संभवतः आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन पे आप लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि व्हाट इज बीपीएल, व्हाट इज एपीएल, इनकी आवश्यकता क्या है भारत को, इनकी जरूरत भी है क्या। ये जब आप लोग धीरे 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 समझेंगे, एक एक सारी व्यवस्थाओं को समझिए जो हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से लाद दी गई, जिसको हम लोग ढो रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात एक ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी जाती है जिसको हम लोग ना चाहते हुए भी ढोते हैं। तो उसको समझना पड़ेगा। आप आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि जिनको आप अपना रक्षक मान रहे हैं वही आपके भक्षक बने बैठे हैं। आपको लगता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो जंगलों की रक्षा करता है, मूल में जाएंगे तो पता चलेगा कुएं में भांग पड़ी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही जो है वो जंगलों को काटने का काम कर रहा है। कंपनियों को लाइसेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही मिलता है ना, या समाज लाइसेंस देता है उसको। बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन के कोई भी कंपनी जो है वृक्षों को नहीं काट सकती, चाहे उसको सामान्य सा डीएम से लाइसेंस लेना पड़े या फिर जो आपका डीएफओ होता है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उससे लाइसेंस लेना पड़े। डीएफओ ने कैसे परमिशन कर दिया, कैसे परमिट कर दिया? तो या तो संविधान में दोष है या तो संविधान को चलाने वाले में दोष है। दो में से एक बात तो है। ऐसा नहीं है कि संविधान पूर्णतः सही है और तो ये जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये समझना पड़ेगा आपको। अभी किसी को कोई प्रश्न? अक्षय जी? हम्म। हम्म। जी 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 जी। हम्म। 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 मैं समझ गया। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय जी का जो प्रश्न है वो सबका ही प्रश्न हो सकता है। अब इसको ध्यान से समझिए।
हम जब किसी भी विषय का चिंतन करें तो उसके मूल में जाएं। जब तक हम मूल का चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमको चीजें समझ में नहीं आएंगी। हमारे यहाँ हमको प्रारंभ से ही बता दिया गया कि ऊपर 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 चीजों को समझा दिया गया, ऊपर ही ऊपर ना समाधान निकला, लिपापोती हो गई। आप देश में गरीबी तो क्यों, अमीरी तो क्यों, मूल का चिंतन कीजिए हमेशा। जैसा आपने कहा कि एक नीम का वृक्ष काट के 10 वृक्ष लगाए जाएंगे, मैं इसी को डिफाइन कर रहा हूं। ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसको समझिए आप लोग। ये कितनी बड़ी लिपापोती है। ये मैं एक बहुत बड़ा विषय देने जा रहा हूं। इसको आप लोग अगर सामूहिक रूप से कभी मत रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से ही किसी के समक्ष रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी लोग इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे। ये जो वृक्षारोपण का कॉन्सेप्ट है ना, जो भारत में अभी चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। वृक्ष लगाने का काम ईश्वर का है, वृक्ष लगाने का काम आपका नहीं है। कृत्रिम तरीके से जो भी पौधे आप लगाएंगे वो प्राकृतिक तरीके से जो उत्पन्न होगा, प्रकृति का विकल्प नहीं होता है। आप समझ रहे हैं कि आप एक एक वृक्ष लगा देंगे और 150 करोड़ की जनता एक एक वृक्ष लगा के, ये गवर्नमेंट का एक एजेंडा मात्र है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि हम साला 100 करोड़ पेड़ काटेंगे और तुम लोग 100 पेड़ लगाओ। ये बेवकूफ बनाने का एजेंडा है केवल। ये लोग जो कहते हैं कि एक काट के हम 10 तो लगा रहे हैं ना, अब होता क्या है इसमें मैं बता रहा हूं। जहां जहां वृक्ष काटे गए हैं स्वतंत्रता के पश्चात, मैं आपको बहुत ही कैलकुलेटिव वे में बताता हूं। एक जगह से 5 लाख वृक्ष खाली कर दिए जाते हैं। मान लीजिए कि x मीटर स्क्वायर स्पेस है जिसमें 5 लाख वृक्ष लगे हुए हैं। अब x मीटर स्क्वायर से 5 लाख वृक्षों को इन लोगों ने हटा दिया, x मीटर स्क्वायर में इन लोगों ने फैक्ट्री लगा दी। फिर फर्जीवाड़ा क्या दिखाया कि हम 5 लाख वृक्ष लगाएंगे कहीं ना कहीं। ये करते क्या हैं कि स्पेस कम लेंगे, वृक्ष उतने ही रखेंगे। आपके जो पहले 5 लाख वृक्ष थे उसकी प्राकृतिक संरचना क्या थी, उसको उतना ही स्पेस चाहिए। आप ज्यादा घनत्व भी नहीं दे सकते वृक्षों को। कृत्रिम तरीके से चीजों को तैयार करके और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। यूकलिप्टस के पेड़ लगा दिए गए, गुजरात को बबूल का जंगल बना दिया गया। किस नाम पे कि हमने एक काटा तो हमने 4 लगाया। 4 तुमने लगाया क्या? 4 तुमने लगाया बबूल, 4 तुमने लगाया यूकलिप्टस, और 4 भी जितना पेड़ों को स्पेस चाहिए था उतना नहीं, उतना ही में थोड़ा सा पहले आपने 100 मीटर स्क्वायर एरिया को डैमेज किया और उसकी जगह पे आप 10 मीटर स्क्वायर में ही उतने पेड़ लगाने चाहते हैं। हाउ इट इज प्रैक्टिकल, ये कैसे व्यवहारिक है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक की जगह पे 10 वाला है, ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। और वृक्षारोपण मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोगों की भावना गलत है, लेकिन ये एक एजेंडा है आपको कंफ्यूज करने का। वृक्ष लगाना ईश्वर का काम है, आप उसको काटिए मत ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। पहला प्रश्न क्लियर हो गया अक्षय जी? अभी दूसरा विषय आपने पूछा था, दूसरा आपने क्या पूछा था कि संतुष्ट कैसे होना जब इतनी भौतिकवादिता चरम पे है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे विषयों को समझिए। केवल और केवल समाज दोषी नहीं है, सरकार की नीतियां दोषी हैं। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सरकार, आपको क्या लग रहा है कि ये असंतोष की भावना समाज में एक दिन मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सरकारें समाज को कैसे तैयार करती हैं। अभी कोविड का दौर चल रहा था, एक व्यक्ति आता है और बार बार फोन पे डेली कहता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और ऐसा वो डेली कहता है। उसको उसके लिए पैसा मिला हुआ है, उसको उसको पूरा फीडअप किया गया है, और वो धीरे 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 समाज का जनमानस जो है वो धीरे 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 तैयार हो जाता है। उसके पीछे कौन था? सरकारें थी। समाज अभी इतना नैतिक रूप से प्रबल नहीं हुआ जितना आप लोग विचार कर पा रहे हैं। सरकारें बहुत तरीके से काम करती हैं, मानस पटल पे कैसे बैठ जाना ये सरकारों को पता है। तो ये जो असंतोष की भावना है, जिस विषय को हम स्थापित करना चाहते हैं, इसमें लड़ाई हमारी समाज से नहीं अपितु सरकार से है। हमको आग्रह पूर्वक ये बताना पड़ेगा और फिर समाज हमसे स्वतः ही जुड़ेगा। जब समाज को ये पता चल जाए साला हमारी तो गलती ही नहीं है। समाज क्या है, अभी आत्महीनता की भावना से जी रहा है, उसको लग रहा है कि दोषी हम ही हैं।
ये एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया कि हर चीज के लिए समाज दोषी है। अभी तो ये 2014 के बाद तो ये ज्यादा चला, पहले कम था, अभी ये ज्यादा हो गया है कि हर चीज के लिए समाज ही दोषी है, सरकारें कहीं दोषी नहीं है। तरुणा जी मैं सही कह रहा हूं ना? तरुणा जी, चलिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि समाज का कोई दोष नहीं है, अगर होगा भी तो नगण्य है वो। सरकारें मानस तैयार करती हैं, असंतोष की भावना जो है, जिसे मैं कहना चाह रहा हूं अर्थ केंद्रित समाज, ये सरकारों ने बनाया है। बीपीएल एपीएल को मैं बार बार जो पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, अक्षय जी अभी आप समझ पा रहे हैं? अक्षय जी। हम्म। तो बीपीएल एपीएल को किसने डिफाइन किया? समाज ने डिफाइन किया या सरकारों ने डिफाइन किया? सरकारों ने डिफाइन किया है। और सरकारें भी नहीं, सरकार के पीछे खड़ी विदेशी पैसाचिक तंत्र, उन लोगों ने डिफाइन किया। हम उनके डिफाइंड पैरामीटर पे अपने देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पैरामीटर है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। हमको अपने पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। अमीर कौन, गरीब कौन, भूखा कौन, प्यासा कौन, इन सबको पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये हमारे मूल शब्दों को भी विकृत करके परिभाषित कर देंगे। नैतिकता को भी ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो जो लूटे वो नैतिक। अब बताइए, ये आपको समझ में आया क्या? अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन हाँ, ये अगले कुछ दिनों में डिफाइन हो जाएगा। जो लूटेगा वो नैतिक, जो जो बलात्कार करेगा वो धर्मनिष्ठ, ये भी कह दिया जाएगा, ये भी डिफाइन कर दिया जाएगा। तो पैरामीटर कैसे डिफाइन कर दिए जा रहे हैं, आपके शब्दों को कैसे विकृत कर दिया जा रहा है, आपके मूल को कैसे विकृत कर दिया जा रहा है। जल की क्या परिभाषा है, जल को भी ये लोग डिफाइन करेंगे। जल वो है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, जल का फॉर्मूला CN2 है, ऐसा कह दिया जाएगा, आप लोग मान जाएंगे। आप लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे कि कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जल में हुआ करता था। वो एक कपोल कल्पना मात्र है। तो अपने तरीके से डिफाइन कर देना चीजों को। और जो स्पष्ट रूप से हमको दिख रहा है कि दूध जो होता है वो मीठा होता है, दूध कड़वा नहीं हो सकता है, तो इतना तो समाज को समझ में आ रहा है ना। अरे आपको दिख रहा है ना कि पूरब की दिशा इसे कहते हैं और पश्चिम इसे कहते हैं। आप अपना मानस तो तैयार रखें। आप, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। अभी कोई प्रश्न? जी कहिए 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 कहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सलभ जी ने मतलब सरल शब्दों में सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। हाँ, कहिए यशराज जी। बिल्कुल
हाँ, यशराज जी का मैं पूरा प्रश्न समझ गया। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, मूल का अध्ययन करना। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। दूसरी बात, प्रमाण, डॉक्यूमेंटेशन। ये जो, क्योंकि मैं मूल से कभी हटने वाला नहीं हूं, चाहे कोई कितना भी आग्रह कर ले। डॉक्यूमेंटेशन, प्रमाण की जो परिभाषाएं हैं ना, वो जो हम परतंत्र रहे अंग्रेजों के और जो ब्रिटिश कूटनीति हुई, उसमें सारी चीजें परिवर्तित हो चुकी हैं। हमको परंपरा को समझना ही पड़ेगा। इवन आप देखिए, अभी हमारे कई आईआईटी के मित्र हैं, तरुणा जी तो अच्छे से जानते हैं, आईआईटी खड़गपुर हो या फिर आईआईटी कानपुर हो, आईआईटी दिल्ली हो, आईआईएम के मित्र हैं हमारे। वो सीधा कहते हैं कि जब हम जनरल प्रकाशित करते हैं तब हमारी बातों को माना जाता है। गांव का व्यक्ति अगर कहे कि गाय का ये महत्व है, उसको कोई नहीं मानेगा। लेकिन वही एक आईआईटी का लड़का आगे कहे, आईआईटी का लड़का आके कहे, आईआईटी दिल्ली का लड़का आके कहे, आईआईएम का लड़का कहे, तो उसको सहजता से मान लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिसको समाज मानेगा, सबसे पहले उसको भी समझने की आवश्यकता है। ये सारी बातें बड़ी ही सरल हैं। केवल परंपरा को समझना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप जैसे ही धीरे 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 गांव में रहेंगे और वहां की परंपराओं को समझेंगे, आपको यह समझ में आया ना कि वृक्षों को जड़ें प्राप्त हैं, हमको जड़ें नहीं मिली हैं, तो भूजल उनका है, भूजल हमारा नहीं है। ये कितना सामान्य और सहज है। लेकिन इसको भी अगर साइंटिफिकली प्रूफ करना हो, तो आप समझ रहे हैं ये कितना कलिष्ठ हो जाएगा। मतलब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, भूजल जो है वो वृक्षों का ही है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए। अरे जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा यशराज जी, लेकिन समस्या यहां पे ये आ रही है, जो प्रमाण का जो विषय है ना, और जो डॉक्यूमेंटेशन का विषय है, ये भी एक बहुत बड़ा मकड़जाल है। इसमें आप ऐसे उलझ जाएंगे कि आप किसी चीज को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। यशराज जी, अभी आप कहां रहते हैं? जिला मंदसौर। तो जहां आप रहते हैं वहां का पिन कोड क्या है? हाँ, 458883। ये ध्यान में रहता है ना आपको? अब ये पिन कोड, ये विषय कब स्थापित हुआ कि आपकी जगह का पिन कोड जो है 458883 होगा? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब जिस जगह का पिन कोड नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? एग्जिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? मैं जिस विचार को स्थापित करना चाहता हूं, आप उसको समझिए। वो पूरे व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जो वर्तमान औपनिवेशिक व्यवस्था है, ये पिन कोड का सिस्टम ब्रिटिशर्स की कूटनीति है। ये वही लेके आए। हमारे यहाँ जगह जो है, वो जंगल, पर्वत, वन, नदी, उसके अनुसार डिफाइन होते थे। अब आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जो जनपद की परिभाषा थी वो कैसे डिफाइन होती थी। आपको, मैंने उतनी विद्वता हासिल नहीं की है, मैंने उतने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन शास्त्रों की सामान्य समझ है मुझे। मैं शास्त्रों का कोई पारंगत नहीं हूं, लेकिन मैं चीजों को समझ पा रहा हूं। मैं इस पक्ष को देख रहा हूं और उस पक्ष को देख रहा हूं बस। नदियों की संरचना और प्रकृति की संरचना के अनुसार आपके जनपद बनते थे। अभी क्या हो गया है, पिन कोड के अनुसार बन रहा है। इस आधार पर तय हुआ है कि गोपालगंज ये रहेगा और सिवान जिला ये रहेगा, छपरा जिला ये रहेगा और मंदसौर जिला ये रहेगा। वो सीमा रेखा किस आधार पर, किसने तैयार की है? इन विषयों पे प्रश्न पूछना प्रारंभ कीजिए समाज से। देखिए धीरे धीरे इनकी दुकानदारी कैसे बंद होगी। फिर इस आधार पे तो भारत तो उसी को माना जाएगा ना जो अभी आपको दिख रहा है। फिर तो ये तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा की बातचीत चल रही है, तो ये काल्पनिक सिद्ध हो जाएगी। हमको डॉक्यूमेंटेशन में फंसा दिया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस विषय को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको डॉक्यूमेंटेशन में फंसा दिया गया है। हमको सामान्य समझ के आधार पे चीजों को समझना पड़ेगा। ये मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सामान्य समझ, दूध का स्वाद ऐसा है, जल का स्वाद ऐसा है, हल्दी पीली होती है। इसके लिए हमको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई प्रमाण पाने की जरूरत नहीं है कि हल्दी पीला होता है। केस का रंग काला होता है। सामान्य समझ, तो समाज की एक सामान्य समझ होती है, वो धीरे 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 हमको स्वतः ही विकसित करनी पड़ेगी। वृक्षारोपण एक कृत्रिम व्यवस्था है, ये सामान्य समझ के आधार पर मुझे समझ में आई है। मैं पुनः कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा भी चाहूंगा और मैं कोई डॉक्यूमेंट इसके प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी 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 जी।
अभी आप लोग समझ गए ना? हाँ, अभी आप लोग समझ पा रहे हैं ना चीजों को कि हमको काम कैसे करना है। मैं जानता हूँ आपकी भावना बहुत ही श्रेष्ठ। यस राज जी, मैं जानता हूँ आपकी भावना बहुत ही श्रेष्ठ है, इस चीज को मैं अच्छे से जानता हूँ। भावना किसी की भी गलत नहीं होती है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि आपको एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा दिया जाएगा। कल को आप भी इस ट्रैप में फंसेंगे तो निकलना कैसे, मैं वो मार्ग आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसको छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, तरुणा जी आप भी समझिएगा इसको। जो भी जो भी जो लोग भी ये कहते हैं ना कि हमारे धर्म की सारी बातें वैज्ञानिक हैं और हमारा धर्म जो है विज्ञान सम्मत, विज्ञान जो धर्म जो है विज्ञान सम्मत है, साइंटिफिक है, वो समझ लीजिए आपको अंतोगत्वा नास्तिक ही बनाएंगे। अब ये कैसे होगा? आप जिन बातों को प्रूफ नहीं कर पाएंगे अपनी परंपरा की चीजों को, उसको ढोंग और पाखंड मान लिया जाएगा, क्योंकि आपको आपके दिमाग में तो साइंस डाल दिया गया कि हर चीज को प्रूफ कीजिए। तो मैं उसी प्रोस्पेक्ट में चीजों को समझ के आपको समझाना पा रहा था, समझाना चाह रहा था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यशराज जी? जो चीजें बिल्कुल, वो ये सबके साथ होता है, जितने भी इस आयु वर्ग के आप लोग के लड़के हैं सब जानते होंगे, अक्षय जी हों या आदित्य जी हों, सौरभ जी हों, सब जानते हैं कि बहुत तरीके से हमको बोल दिया जाता है ये साइंस में है क्या, ये जो है मूर्ति में प्राण होता है, हमको सिद्ध करके दिखाओ, अप्राण होगा तो चलेगा कैसे। हम्म, हम्म। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसको मैं एक और अच्छा उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? ये पूरी टर्मिनोलॉजी को डिस्कवर हुए मुश्किल से मुश्किल 300 से 400 वर्ष हुआ होगा। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तो 300 वर्ष या 350 वर्ष। अब इनसे इन्हीं से आप उल्टा क्वेश्चन पूछिए कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ हुआ था तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता था क्या? उससे पहले एग्जिस्ट करता था, उससे पहले भी इलेक्ट्रॉन था। ये किस प्रकार से हमको फंसा दिया जा रहा है
ये कहते हैं कि हनुमान जी हैं तो दिखाइए, विभीषण है तो दिखाइए, परशुराम है तो दिखाइए। अरे तुम्हारे पास वो इंस्ट्रूमेंट तुमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया जिससे तुम देख सको। करो ना डिस्कवर। वो तुम्हारी हम मानते हैं, हम मानेंगे। ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है। नहीं तो इनसे कहिए ना, इसका मतलब जब आपने डिस्कवर किया तब इलेक्ट्रॉन आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अनुभव का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। अब ये कंक्लूजन मैं और नया दे रहा हूं। अनुभव कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा। हमारे जिन ऋषि महर्षियों ने अनुभव किया है उनके सारे जो अनुभव है डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है। अनुभव कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। तो सबसे पहले जी करुणा जी कहिए ना। बस बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ा विषय क्या है, मैं आप लोगों को कुछ और सूत्र भी दे रहा हूं। पहले एक मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, दर्शन में अपने आप को मजबूत कीजिए। साइंस मैथ्स में भले अपने आप को मजबूत ना करें, दर्शन में अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए। जिस दिन आपका दर्शन मजबूत हो जाएगा उस दिन आपको कोई भी तार्किक धरातल पे परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। दर्शन के आधार पे समझाना चीजों को। हमने तो ये अपने जो मतलब गुरु भाई हैं देवेंद्र शर्मा जी, उन्हीं से सीखा था। उन्होंने बार बार कहा था तिवारी जी किसी को भी दर्शन के धरातल पे परास्त कीजिए। जैसे तो अब अपने दर्शन को मजबूत की वो। और दर्शन सामान्य समझ के आधार पर तैयार होता है। हमारे युवाओं में हम लोगों में समस्या क्या कहाँ आ रही है, हम लोग का दर्शन बहुत कमजोर है। इसीलिए जो अदार्शनिक लोग हैं वो हमको परास्त कर देते हैं। अगर वो विज्ञान के आधार पे भी चीजों को पूछते हैं तो हम उनको उस विज्ञान का प्रत्युत्तर दर्शन के आधार पे बड़ी सहजता से दे सकते हैं। सारे तर्क हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। ये बात हमारी आप लोग गांठ बांध के रखिए कि सबसे पहले अपने दर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। दर्शन जिस दिन हमारा तैयार हो गया हमसे कोई नहीं जीत पाएगा। दर्शन हमारा कमजोर है, हम सबसे हारेंगे, सभी से हारेंगे, चाहे हमारा विज्ञान कितना भी मजबूत क्यों ना हो। क्योंकि कोई भी आप में से इतना बड़ा शास्त्रज्ञ बनने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। ना कोई चारों वेद पढ़ने वाला है, ना कोई उपनिषद पढ़ने वाला है, ना कोई एक आध पढ़ लेंगे बहुत। लेकिन दर्शन एक ऐसी चीज है जो सबका सार बता देगी आपको। तो अपने आप को उस क्षेत्र में मजबूत कीजिए आप लोग। ये मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है बिल्कुल। दूसरा पक्ष क्या है कि जब हम समाज में, जैसा कि सलभ जी ने कहा था पहले ही, कि हमको सबको संगठित होने की आवश्यकता है। तो संगठित जब हमको होना है तो किस विषय के आधार पर संगठित होना है हमको ये भी तो समझना पड़ेगा ना। वो कौन सा विषय है जिसके आधार पर आप सबको संगठित कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में अपने विषय को रख रहा हूं। पिछले 7 वर्षों में हिंदू मुस्लिम का कचड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि आप इस मैटर पे समाज के 10 लोगों को संगठित नहीं कर सकते। पर्यावरण एक ऐसा विषय है, प्रकृति एक ऐसा विषय है जिसको सामान्य तरीके से रखेंगे तो समाज का हर वर्ग आपसे जुड़ेगा। नेतृत्व तो आप अपने हाथ में रखिए, सबको जोड़िए, मलेच्छों को भी जोड़िए, जी पतित लोग हैं उनको भी जोड़िए, सबको जोड़िए। नेतृत्व तो अपने हाथ में रखिए। लेकिन ये ऐसा विषय है जिसके आधार पे आप सबको जोड़ सकते हैं। बाकी आप वो जो 7 वर्षों में चल रहा है हिंदू मुस्लिम, उसके आधार पे जोड़ने जाएंगे, 10 लोग आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। जो आप करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जो कि 7 वर्षों में हो नहीं पाया। कुछ नहीं हुआ है। धीरे धीरे आप लोगों को समझ में यही आएगा। तो सबसे पहले हम उस विषय के आधार पे लोगों को जोड़ें जो सबके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। ये है उसमें समय थोड़ा अधिक लगेगा, लोग हमारा उपहास भी उड़ा सकते हैं। लेकिन ये तो है कि हमको कोई काट नहीं सकता, हमारे तर्क कितने मजबूत होंगे।
पर्यावरण प्रकृति ऐसा विषय है कि हर कोई इसे इमोशनली जुड़ा हुआ है, चाहे कोई कितना भी पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन आपसे मुखर होकर कभी नहीं कहेगा कि मैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। वो पहुंचा रहा होगा, वो पेड़ भी काट रहा होगा, लेकिन ये कहेगा नहीं कि मैं पेड़ काटना चाहता हूं। वो पेड़ का सबसे बड़ा हितैषी बनेगा। तो इन विषयों को लेके आप लोग समाज के बीच में जाएंगे, धीरे धीरे सब आपसे जुड़ेंगे और अपनी विचारधारा को भीतर अपने जीवित रखिए। जिस विषय के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मैं सब जानता हूं कि आप लोग किसी ना किसी एक विचारधारा से, धार्मिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसको जीवित रखिए, उसको जीवित रखते हुए और एक फ्रंट पे दूसरी विचारधारा को रखिए, जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। फ्रंट पे अगर उसको रखेंगे तो 10 लोग भी आपसे नहीं जुड़ेंगे। ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिस पे आप एक बड़े वर्ग को, बड़े समूह को जोड़ सकते हैं। मैं भारत की नहीं, पूरे विश्व के 750 करोड़ लोगों को आप जोड़ सकते हैं। बस नेतृत्व किसको लेना है, नेतृत्व किसको करना है, ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा। नेतृत्व गलत लोगों के हाथ में ना चला जाए, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और अभी किसी को कोई, मैं यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और किसी को और कुछ विषय रखना है तो वो रख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तरुणा जी। आज कुएं में, इसी को कहते हैं कुएं में भांग पड़ी हुई है। जी। देखिए, देखिए जैसा सलभ जी ने, जैसा कि सलभ जी ने कहा था कि ये क्रांति की आवश्यकता है, क्रांति वही लाएगा जिसका मूल सधेगा। जिसका मूल नहीं सधेगा वो अंतोगत्वा क्रांति नहीं होगी।